अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक 2020 पर हमारे कई सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की। मैं उन सबका आभारी हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी जो अपनी भावनाएं बताई और जो शिकायतें की, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा है कि चुनाव जीत के कोई जाए तब भी विपक्ष होता है उसकी भावनाओं का कदर करना लोकतंत्र को मजबूत करता है। और यही भावना हमारे कई नेताओं ने समय में प्रकट की है। उसी भावना के अनुरूप हम लोग चलना चाहते हैं। ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, लड़ाई विचारधारा की होती है, नीतियों की होती है, कार्यक्रमों की होती है। और उसके आधार पर हम लोग अपनी अपनी पार्टियों में रह के काम करते हैं। और उसी रूप हम चाहेंगे कि सदन की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बनाए रखने में, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग, चाहे साथी दूसरे हों, सब मिलकर ही कर सकते हैं। मैं यकीन दिलाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। हम चाहेंगे कि हम आपका सहयोग लेकर आगे बढ़ें। मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने, मैं आज कहने वाले था पर आपने पहल करी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कॉमन मुद्दे होंगे राजस्थान के, उसके अंदर आप लोग केंद्र के अंदर सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं अभी इस बात को कहने वाले था पर आपने शुरू कर दी। इस बात की मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि कई राज्य ऐसे देश के अंदर, जैसे महाराष्ट्र भी है, उसमें जहाँ पर पक्ष विपक्ष के लोग जो उनके कॉमन कॉज होते हैं अपने स्टेट के, उसको लेके वो लोग, चाहे केंद्रीय मंत्रियों से बात करनी हो, वो पहले अपने राज्यों के हितों की बात करते हैं। और मैं चाहूँगा कि क्यों नहीं, जो आपने भावना प्रकट की मैं उसका सम्मान करता हूँ। और मैं खुद चाहूँगा कि ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आपने बार बार कहा, पिछली बार भी कहा था कि हम आरोप झूठे लगाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये आंकड़ों का आधार होता है। ये कोई खाली कहने से नहीं कि मैं कह दूँ कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही और मदद कर रही है। ये सब आंकड़े हैं जो बताते हैं कि वास्तव में किस वक्त केंद्र ने कितना पहले कटौती की है, कहाँ पहले रुका है हमारा, कहाँ फाइनेंस कमीशन ने अभी रिकमेंडेशन किया, बात करें तो अभी की बात है, आगे की फायदा मिलेगा उसका। पर जिस रूप में पिछले वर्षों के अंदर चाहे सरकार आपकी रही, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हमारी गवर्नमेंट थी पहले, सबसे पहले वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, हमें कोई शिकायत नहीं रही। आपकी गवर्नमेंट आई बाद में, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, आपको जितना फाइनेंस पिछली सरकार मिला अभी आपकी अपनी पार्टी के एनडीए गवर्नमेंट में, उससे ज़्यादा सहयोग मिला आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त। ये तो आंकड़े बताते हैं। इस रूप में हमेशा जो स्थिति बनती है वो कहना पड़ता सदन के अंदर। सदन में आदमी आगे को असत्य बोलेगा, और क्यों अगर मैं कहूँगा बार बार, अगर सच्चाई नहीं है तो उसका आधार कुछ तो होगा। आपने इतनी अच्छी पैरवी करी केंद्र सरकार की, जैसे कि हम यहाँ खड़े होकर खाली आरोप लगाते हैं और यहाँ विकास की बात नहीं करते हैं। आपके पास आंकड़े हैं, वही आंकड़े मेरे पास रखिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने अधिकारियों को आपके साथ मीटिंग कर सकता हूँ, आपको कन्विंस कर सकते हैं कि वास्तव में कहाँ कहाँ पर हमें जितना ग्रांट मिलनी चाहिए, जीएसटी की किस्तें मिलनी चाहिए, सीएसटी का पैसा मिलना चाहिए, वो कहाँ कहाँ नहीं मिल पा रहा है। आप कन्विंस हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो आप आंकड़े बताते हैं, वो आप आंकड़े बताते हैं 19-20 का कंपेयर करते हैं, इस बजट से करते हैं। 19-20 के आंकड़े जो आप बता रहे हो हमारे वक्त के आंकड़े हैं, उसको आप बताते हो कि अभी आपने उसमें कम कर दिया। अभी तक तो उसके मार्च तक खर्चा होता है, मार्च तक खर्चा होता है।
और मार्च के अंदर पूरा जब खर्चा मालूम पड़ता है उसके बाद में एजी स्टैम्प लगाता है, वो आंकड़े बताए जाते हैं। आप कंपेयर वो नहीं करते हो जो आपके वक्त में कितना था और अभी कितना है। अब वो कंपेयर नहीं करते हो जो आपके वक्त में कितना आपने बी में रखा, बजटी प्रोविज़न रखा और कितना आपने खर्च किया, वो कभी आप नहीं बताते हो। आप हाउस को इम्प्रेस करने के लिए खाली आंकड़े बताते हो, हमारे वक्त में पहले इतना था अब इतना हो गया, और एक्चुअल कितना खर्च होगा मालूम पड़ेगा मार्च के अंदर। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आपने पिछली बार भी आपने एक आरोप लगाया था 14-15 के अपने बजट में कांग्रेस सरकार के 13-14 के बजट की तुलना में राजस्व प्राप्ति में 23% वृद्धि करी। पिछली बार सरकार में आए थे और आपने बड़ी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को बड़े कॉम्प्लीमेंट दिया आपने कि पता नहीं वो कहाँ से पैसा लेके आती थी, कभी पैसे के लिए मना नहीं करती थी। मैं बताऊँ वो कहाँ से लाती थी, वो कोई चोरी नहीं करती थी, ना चोरी ना जगलरी, कुछ नहीं करती थी। सिंपल बात थी कि जब आप सत्ता में आए उसके पहले जितना पैसा आता था केंद्र से वो आता था, जो राजीव गांधी ने सिस्टम बनाया था कि पैसा सीधा दिल्ली से जाना चाहिए, गांव तक जाना चाहिए, स्कीमों में जाना चाहिए सीधा। तो उस वक्त तक जो है NRHM में या सर्व शिक्षा अभियान में, रमसा में, NRDWP में, PMGSY में ये तमाम पैसा आता था, उन कार्यकारी एजेंसियों में पैसा इकट्ठा होता था। और आपकी गवर्नमेंट आने के बाद में एनडी गवर्नमेंट सिस्टम बदल दिया। तमाम पैसा जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, आप समझ सकते हैं क्या होता है, उस पर जमा होने लग गया। इस कारण से राजस्व में जो है 14-15 में कांग्रेस सरकार के वक्त में जो पैसा आया था उसमें सीधी बढ़ोतरी हो गई, 23% की बढ़ोतरी हो गई। आपने कहा कि भाजपा सरकार 14-15 में अपने बजट में कांग्रेस सरकार के 13-14 के बजट की तुलना में राजस्व प्राप्ति 23% की बढ़ोतरी कर दी, बिल्कुल आधारहीन है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा 14-15 में राजस्व प्राप्ति के बढ़ने का एकमात्र कारण यही था जो मैं बता रहा हूँ आपको, केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में राजस्थान में ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया। वो जो इकट्ठा पैसा एक साथ हुआ उसके कारण ये 23% की बढ़ोतरी आप बता रही हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसको आपको समझना चाहिए था। आपने इस प्रकार से बात करी कि 74,470 करोड़ रुपये 13-14 में, और 14-15 आपके सरकार आते ही 51,326 करोड़ रुपये हो गए। आप बता दीजिए ये कैसे हो गए? ये फंड में ट्रांसफर चेंज हो गया, इस कारण से पैसा हुआ। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष महोदय से कि सब जगह जो आपने पिछली बार आंकड़े दिए थे कि आपने कहा कि कर्जा जो है, कर्जा आप देख लीजिए 91,000 का कर्जा जो है आप छोड़ के गए थे 8-9 के अंदर, और हमने जो वापस आपको संभलाया, सरकार संभलाई वापस आपको 13-14 के बाद में, तब आप करीब 56,000 करोड़ का कर्जा 1,43,608 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। और वापिस जब हमारी सरकार में आई है तो कर्जा बढ़ा है 1,30,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा है, तो कुल कर्जा हो गया 3,39,368 करोड़ हो गया। अब आप कहेंगे उदय योजना में आपने कर्जा लिया, अगर हम उसको घटा देते हैं तभी 68,000 कर्जा होता है। तो ये कहना गलत है कि आंकड़े यहाँ गलत दिए जा रहे हैं। आंकड़े कोई गलत नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस आप देखें कि आप आंकड़े बता देते हैं यहाँ पर 5 वर्षों में आपके, हमारे जो 5 वर्ष थे उसमें राजस्थान में रेवेन्यू सरप्लस रहा, एक साथ छोड़ के 9-10 में, 10-11 में, 11-12 में, 12-13 के अंदर, लास्ट में माइनस में गया वापस। पर आपके यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट जो था
वो पूरे 5 साल ही आपने डेफिसिट ही रखा। 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 28,000 करोड़ में। अब वापस सरकार हमारे पास आई है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले हमने 27,014 करोड़, अब हमने अभी जो बजट में पेश किया हमने आपके सामने, उसमें 12,345 करोड़ रखा हम लोगों ने बी के अंदर। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारे वक्त में 3 साल तक ठीक रहा, आपके वक्त में 5 साल ही आपके डेफिसिट ही रहा, जितना आपके ध्यान में होगा। फिस्कल पॉलिसी जो है आपकी सरकार जो पहली बार बनी थी जब आप FRBM एक्ट लेके आए थे 2005 का, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी सरकार आए वो फिस्कल डेफिसिट 3% कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर मुझे कहते दुख है कि आप कह तो दिया आपने, पर हमारे वक्त में सिर्फ 1 साल जो है जो आपकी सरकार में बढ़ गया था 8-9 के अंदर, वो कंटिन्यूस किया 9-10 के अंदर। उसके बाद में लगातार 4 साल तक जो है 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14 में हमारे फिस्कल डेफिसिट 1.22, 0.83, 1.73, 2.76 ये लोगों ने उसको ठीक रखा। फिर वापस आपकी गवर्नमेंट आई, आप बताइए नेता प्रतिपक्ष महोदय कि आपके 5 साल 1 साल भी आप अपना खुद का एक्ट बनाया होता है FRBM एक्ट, उसमें आप कायम नहीं रह पाए और 3.09, 9.25, 6.09, 3.03 और 3.66 आपने छोड़ के गए आप लोग लास्ट में, जो कि इनडिसिप्लिन है, ये वित्त अनुशासनहीनता थी ये जो आपके वक्त में रही है। हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने लगातार कम करने की कोशिश की, इस बार हमने 2.99 पे रखा इसको। इस प्रकार से जो स्थिति बनी है देश के अंदर उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है, ये डेमोक्रेसी है, उसमें सच्चाई को स्वीकार करना मैं समझता हूँ हम सबका फर्ज बनता है और उस फर्ज को निभाना आवश्यक होता है। अब बार बार कहते हैं कि खर्चा नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा आपके वक्त का कि खर्चा जो है 9 महीने का आपके वक्त में जब सरकार आपकी गई थी 18-19 के अंदर, तब दिसंबर तक खर्चा हुआ था 58%। हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद में 42% खर्चा हमने किया आपके बजट का 3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर। और जिसका ये फिगर मेरे पास में, आपने 18-19 का हिसाब की बजाय आपने, अब मैं आपको आंकड़े पर तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपने क्या किया, पिछले बजट हमारा था उससे कंपेयर किया, जबकि मैंने कहा अभी तो उसके आंकड़े पूरे तब मिलेंगे तब पूरा खर्चा हुआ, क्योंकि खर्चे हमेशा कोई गवर्नमेंट नहीं हो, ये खर्चे हिसाब दे सकते हैं। ये आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पड़ता कितना खर्च हुआ, किस्ता में, शहर पूर्ति में, कृषि में। मेरे पास आंकड़े हैं जिसमें आपके बजट से हमने जंप किया इस बार भी। आप बता रहे हो बार बार हमारे पिछले आंकड़ों को, जो कि सही नहीं है, उसके आंकड़ों की तो खबर तब लगेगी तब मार्च के बाद में फिर आएंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने पिछली बार भी कहा सदन के माननीय सदस्यों को कि आज फॉर्चुनेटली राजस्थान जो है बचा हुआ क्राइसिस से, अब इसमें कोई गलत बात थोड़ी कह मैं आपको, पिछली बार मैं बता दूंगा आपको। देखिए 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब, ये RBI में ओवरड्राफ्ट में जा चुके हैं। 10 राज्य, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और RBI से वेज से मीन्स की राशि उठा चुके हैं टैंकर चुकाने के लिए स्थिति है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कारण भारत सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को, जो उस दिन मैंने बताया था आपको, जो छूट क्यों दी है, आप देख लीजिए इसको 58,000 करोड़ का। अभी राज्यों को केंद्र ने, क्योंकि केंद्र भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, सभी राज्य संकट में आ रहे हैं, बिना केंद्र की मदद से आप चला नहीं पाएंगे, राज्यों को विकास नहीं कर पाएंगे, चाहे कांग्रेस को, चाहे बीजेपी को, चाहे किसी पार्टी के राज्य हों, सबकी स्थिति खराब कर दी केंद्र सरकार की नीतियों के कारण से। केंद्र सरकार की नीतियाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष महोदय बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं, पर ना आप और ना हम कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कहते हैं, उनकी बात को देश को सुनना चाहिए। क्यों बार बार आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर छोड़ के जा रहे हैं? 1.5 साल में 3-4 लोग चले गए, क्यों चले गए? कुछ तो कारण रहा होगा। क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कहना पड़ता है, मौजूदा सरकार मंदी शब्द को ही स्वीकार नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती। असली खतरा यही है कि अगर समस्याओं की पहचान नहीं की गई तो इसका हल कैसे निकाला जाएगा? इस पर क्या बुरी बात कही, पर एनडीए गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मनमोहन सिंह की बात तो खैर क्यों सुनेंगे, जब वो बड़े बड़े स्टीव हैंके अर्थशास्त्री अमेरिका के, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। डेडली कॉकटेल, खतरनाक मिश्रण की बात करते हैं स्टीव हैंके, कोई बात उनकी नहीं सुनी जा रही है। अरविंद सुब्रमण्यन सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे हैं, मोदी जी खुद के रहे हैं। उन्होंने चेताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारी आर्थिक संकट के कारण आईसीयू की ओर बढ़ रही है। सुन दे रहे, उनकी बात को नहीं सुन रहे। राहुल बजाज कह रहे कि देश के उद्योगपतियों में भय का माहौल इतना है कि प्रश्न पूछने से डरते हैं, प्रश्न पूछने से डरते हैं। निर्मला सीतारमण जी के, मैंने आपको पिछली बार कह दिया, उनके खुद के जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि इस सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ? सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। इन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी जो हमेशा हमें कोसते हैं, वो कहते हैं कि जीएसटी, वो कहते हैं कि 2 बातें कही उन्होंने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा निर्मला सीतारमण को अर्थशास्त्र की समझ ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसको बोलते तो। वो ये भी कहते हैं जीएसटी को 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरनाक पागलपन बताया। सरकार ने आयकर और जीएसटी से व्यापारी उद्योगपतियों को आतंकित करने का ही काम किया। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? आपकी पार्टी नेता कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट। अब ये बात मुझे बता दीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये बातें जब ये सब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता होती है, और आपकी चिंता आपको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, सदन के पक्ष विपक्ष के लोगों को। न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं मिस्टर चंद्रचूड़, लोकतंत्र विरोध और असहमति सेफ्टी वाल पर काम करती है, जो अभी आप बोल रहे थे। मैं खुद मानता हूँ कि विरोध जो है उसी से सरकारें लोकतंत्र में मजबूती चल सकती है। एक तरफ चलेगी सरकारें तो फिर जो मैंने अभी बताया वो कोट करके कि कोई अर्थशास्त्रियों की वो स्थिति बनी जो देश में बनी हुई है। बहुत पूरा देश रहा है, मेरे पास पूरा चार्ट है किस राज्य ने कितना पैसा कर्ज के लिए छूट दी है। क्यों दी छूट? उन्होंने मजबूरी में दी है, लगभग 60,000 करोड़ छूट दी है। चंद्रचूड़ का ये कहना कि विचारों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कानून विरोधी है। सरकार को असहमति को दबाने के बजाय इसकी रक्षा करनी चाहिए और विभिन्न विचारों का सम्मान करना चाहिए। बता दीजिए आप। जस्टिस दीपक गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के, असंतोष का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो अभी आप बोल रहे थे। अफसोस की बात है कि आज देश में असहमति को देशद्रोह कहा जा रहा है, दुर्भाग्य से। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। सरकार का विरोध करना, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप हमारा विरोध करते हो, हम नहीं कह सकते आपको कि आप जो है देश का विरोध कर रहे हैं या रास्ता का विरोध कर रहे हैं। आप कर रहे हो, हमारा विरोध कर रहे हैं। आपकी एक कमी है, वो आपको करना चाहिए। पर ये कहना जस्टिस का अफसोस की बात है कि देश में असहमति को देशद्रोह कहा जा रहा है। असहमति को
सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। जैसे गुप्ता ने भी कहा, बहुमत सरकार के चुनाव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, बहुमत सरकार के चुनाव करता है, लेकिन जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये मर्म है डेमोक्रेसी के, जो आप हम सबको समझने की जरूरत है। उसके आधार पर चलेंगे। कई बार गुस्सा भी आता है डिस्कशन में, या कई बार प्रोग्रेस हो जाता है, अलग बात नहीं, परंतु मैं समझता हूँ कि जो हालात बन गए देश के, उसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। आप भी करते होंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, आप भी करते होंगे, आपकी आत्माएं करती होगी, आपका दिल करता होगा, पर बोलते नहीं है। देश बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि सब जगह माहौल ऐसा बना दिया कि बोलने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही को बनना नहीं चाहता है, उसका क्या कर सकते बताइए आप। ये जो मैंने आपको बताया है कि कभी नोटबंदी, कभी आपके जीएसपी, कभी सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये तमाम बातें आप करते गए हो, तो गांधी जी को अपनाने लग गए। गांधी जी को कुछ बताता हूँ। 47 के अंदर गांधी जी ने लिखा था, धर्म मेरी व्यक्तिगत चिंता है, भारत के नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप वही करते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, यार बैंकों में क्या स्थिति बनती सबको मालूम है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्रांति हो गई, आज एक के बाद एक बैंकों की स्थिति क्या होती जा रही है, आप हम सब जानते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप चिंता प्रकट करते हैं, अच्छी बात है, परंतु साथ में आपको मैं निवेदन करूँगा, और मैं फिर सीरियसली कहूँगा, सीरियसली कह रहा हूँ, गंभीरता से आप साथ बैठिएगा, साथ चलिएगा दिल्ली में। जो आपकी जो कॉमन कॉज है, रिफाइनरी की बात आपने करी, पैसा नहीं रखा, अरे भाई HPCL कंपनी भारत सरकार की है, हमारा हिस्सा हम चुकाएंगे, वो उनको कोई शिकायत नहीं है, आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। HPCL के माध्यम से रिफाइनरी बनेगी, बिना भारत सरकार के सहयोग से रिफाइनरी बन नहीं सकती। प्रोजेक्ट उन्हीं का प्रोजेक्ट है, हमने कल हिस्सेदारी ली है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूँगा, जब सबको मालूम है कि आज जो पैसा आता है रेवेन्यू का, उनके 70% चला जाता है किसमें, मजदूरी में, वेतन में, पेंशन में, ब्याज में, कर्जे किस्तें चुकाने के अंदर। तो नई बात नहीं है, आपके हमें मीटिंग में बोले होंगे, आप कई बार CM बोली होंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इन हालातों में चल रहा है, तो अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद में क्या स्थिति बनती है राज्यों की। ये राजस्थान की बात नहीं, अभी तो हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन करके, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूँगा, अभी तक ना तो वेज मीन्स की प्रॉब्लम आए हैं, ना ओवरड्राफ्ट में आए हैं। हम आना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से। अब आपने कुछ सुझाव भी दिए थे रेवेन्यू बढ़ाने के, रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास भी करेंगे, और चाहेंगे किसी रूप में हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रायोरिटी रहेगी, बजट घोषणाएं की है हमने, वो पूरा कैसे करें। हालांकि मैंने कहा कि जो सेटबैक दिया इस साल हमें केंद्र सरकार ने, वो सबके सामने है, और उम्मीद करते हैं आप सबका सहयोग मिलेगा, और हम सब मिलकर अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो ईस्टर्न कैनाल वाला मुद्दा बड़ा, आपके वक्त आपने बनाया उसको, 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, क्यों नहीं रिफाइनरी की तरह आप उनको खुद दिल में लाएं। इस प्रोजेक्ट को 13 जिलों का सवाल हो, उस जिले को 13 जिलों का भविष्य का सवाल है, क्यों नहीं हम मिलकर के वहाँ बात करें दिल्ली के अंदर, और उसको राष्ट्रीय योजना घोषित करवाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, आपकी सरकार थी, आपने जयपुर में, अजमेर में, चुनाव के पहले चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए आप लोगों ने घोषणा करवा दी। अब घोषणा को हमने पकड़ लिया, उनकी घोषणा को। मैं दिल्ली गया तो उनसे मिला, तो मैंने कहा भाई आपने घोषणा करके आए हो, आप देखो जरा क्या कर सकते। अब आप सहयोग दोगे तो उनको एक दिन करना पड़ेगा, मेरा मानना है। जल मिशन नया बना उन्होंने, हर घर में जल नल, बहुत बड़ी योजना है। और उस दिन मैंने कहा आपको उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। मंत्री जी हमारे राजस्थान के हैं, 50% कैसे संभव हो सकता है, 1 लाख करोड़ का सवाल है। 90-10 बंद करो जैसे अन्य राज्यों में है, तो हम राजस्थान में चाहेंगे कि जो सदियों से लोग प्यासे मरते आए हैं, दूषित पानी पीते हैं, उनका भला होगा, ये मैं आपसे आग्रह करूँगा।
रेलों के प्रोजेक्ट हैं, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, उसमें आप हमारी मदद कीजिएगा, चाहे वो करौली का हो, चाहे टोंक का हो, चाहे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो, मेमो कोच फैक्ट्री हो भीलवाड़ा की, आप सहयोग कर सकते हैं। आपका प्रभाव भी है और हमारे नेता प्रतिपक्ष का तो सम्मान भी है, रुतबा भी है, सम्मान भी है, क्योंकि आपने ज़िंदगी खपाई है आरएसएस के अंदर। आरएसएस के आप प्रिय हैं, हमें मालूम है, तभी आप सबके नेता हैं। तो आप बता दीजिए कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी काम आए राजस्थान के लिए, जो आप चाहोगे, मैं कह सकता हूँ दिल से। अब देवास की बात करी, पिछली सरकार बनी थी, हम यहीं बैठे थे, आपने मांग उठाई, हमने उसको पूरा किया, आपने खुद ने भी कहा, मुझे खुशी हुई और वो सपना साकार हुआ। लबालब भरे हुए उदयपुर के तालाब, सब लोग खुश हैं। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और करना चाहिए हमें। इसमें कोई ईगो नहीं आएगा, ना हम लोगों का आएगा, ना मैं उम्मीद करता हूँ आपका आएगा। हम सब मिलके बात करें, टाइम मांगे कभी मौका लगे तो जाए हम सब लोग साथ में, बड़े बड़े मुद्दों के लिए बात करें, रिफाइनरी की बात भी कर सकते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो ओलावृष्टि की बात भी आती है, टीडी की बात भी आती है, मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ओलावृष्टि से हुए खराबे को लेकर हम सब बहुत संवेदनशील है। इमीडिएटली प्रभारी मंत्री को तुरंत जिलों में मैंने भेजा था। दिसंबर में हुई ओलावृष्टि के खराबे का आंकलन हेतु 7 जिलों में विशेष गिरदावरी कराई गई। तो 4 मार्च 2020 के बाद हुई ओलावृष्टि की विशेष गिरदावरी 20 मार्च 2020 तक पूरी होगी। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार, आप तो रहे हैं मंत्री, विभाग के भी रहे हैं, मालूम है कि गिरदावरी होने के बाद भी चल सकता है। एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसी माह कृषि आदान अनुदान का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्ष 19-20 में 12 मार्च 2020 तक प्रभावित जिलों को विभिन्न आपदाओं हेतु 1410 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। हमने गत महीनों में भारत सरकार को प्राकृतिक आपदाओं हेतु लगभग 3553 करोड़ रुपए के ज्ञापन भेजे हैं, मगर अब तक केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। ये मुद्दा ऐसा है जिसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। साथ जाने यूथ भी नहीं है, आप भी कभी जाएँ, मान अलग से जाएँ तो आप बात कर सकते हैं। भी राजस्थान गए, उनको लगेगा राजस्थान वो राज्य है, राजस्थान उस राज्य की श्रेणी में आ गया जहाँ पर पक्ष विपक्ष अपने राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए अब कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। एक नई शुरुआत कीजिए, मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमेशा सवाल उठाए, किस प्रकार से आपने सुझाव भी दिए। मुझे खुशी है कि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा जोर रहेगा बजट घोषणाओं को पूरा कैसे करें। सभी डिलीवरी पे आपने जोर दिया था कि घोषणा हो जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती है। चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा भी था, हमने उसके लिए ऑर्डर जारी भी किए हैं। हम चाहेंगे कोई भी, चाहे नेता, चाहे प्रतिपक्ष या पक्ष कोई हो, निर्दलीय हो, सीपीएम के हो, कोई साथी हमारे हों, किसी बीपीटी के हों या वो पार्टी बोतल वाली पार्टी के हों, बोतल वाली पार्टी कोई हो, हम चाहेंगे कि मान सम्मान जो है वो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना हम समझते हैं। राजस्थान के अंदर चाहे गांव हो, जिला हो, ब्लॉक हो, उसमें मान सम्मान बना रहे। जो मान सम्मान नहीं करेगा आप मुझ पे छोड़िएगा, हम कड़े से कड़े एक्शन करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। करप्शन के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात मैंने पहले कही थी। हर बार हम लोग कहते हैं हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले, कोई आपको फीडबैक मिले, कुछ भी मिले, स्वागत है आपका। हम चाहेंगे कि राजस्थान में करप्शन को हम नेस्तनाबूद कैसे कर सकें, कैसे उसको अंकुश लगा सकें, कैसे ख़त्म कर सकें। खत्म करना संभव नहीं होता, हम जानते हैं, अंकुश कैसे लगाएं उस पर हम लोग प्रयास करें। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मुझे सीनियर दिख रहा है देश के अंदर, जिस प्रकार से बॉन्ड आए हैं देश के अंदर, बॉन्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय, अगर आप अपने
पूछेंगे अंतरात्मा से, आप भी कहोगे कि बॉन्ड जो है, बॉन्ड, ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा स्कैम साबित होगा, कभी न कभी कोई सोच नहीं सकता। बॉन्ड 5,000 करोड़ के बॉन्ड 4,500 करोड़ रुपये एक ही पार्टी को मिल रहे हैं। बताइए, काम करो, रिश्वत की जरूरत नहीं है, पकड़े नहीं जाओ, बॉन्ड है तो सरकारी बॉन्ड है, आरबीआई के माध्यम से, रिजर्व बैंक के माध्यम से। और मैंने इस बार उठाया, सबके सामने आपको मालूम है कि वह उठा चुका हूँ मैं। पर ये पॉलिटिकल करप्शन ख़त्म तभी होगा तब पॉलिटिकल फंडिंग में 2 नंबर का पैसा नहीं आएगा। ये बात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कई बार कह चुका हूँ, मेरी भावना पूरा सदन जानता है। जिन घोषणा पत्र हमने जारी किया था, हम उसके आधार पर चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भावना आपने प्रकट की है आप निश्चित मान के चलेगा, हम उसी ढंग से इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जो कोरोना वायरस आया हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय बना हुआ है, रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अब करीब 70 के आसपास मरीज हो गए देश के अंदर भी। एक मरीज की डेथ हुई है कल। फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे लोग बचे हुए रहे। भारत सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं, उसमें कई एडवाइस जारी करी है। उन्होंने पूरे दुनिया के जो वीज़ा आने का रोक लगा दिए, कुछ लोगों को छोड़ करके बड़े कदम उठा के। राज्यों को कहा गया अभी ढंग से गैदरिंग नहीं हो, आपके यहाँ गैदरिंग नहीं हो तो गैदरिंग नहीं हो, क्या क्या नहीं हो करना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं और बार बार मीटिंगें कर रहे हैं हमारे मंत्री जी और हम लोग सब मिल करके। और फॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा सदन के माननीय सदस्यों को, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जब स्वाइन फ्लू आया था तब हमारे एक लैब भी नहीं थी, हमारा टेस्ट करने के लिए पूना और दिल्ली जाना पड़ता था। उस वक्त हमने एक तो वेंटिलेटर बड़ी संख्या में और एक ये 6 जगह पर लैब खोली, वो लैब काम आ रही है आज कोरोना के लिए। फॉर्चुनेटली हमें इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है। एक मरीज भर्ती था, फॉर्चुनेटली उसका ऑक्सीजन हट गया है, वो भी ठीक हो गया है। और सौभाग्य से हमारे जो यहाँ के डॉक्टर, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी अच्छा काम किया। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बधाई दूंगा। चैलेंज हमारे सामने है कोरोना का, उसका मुकाबला पूरा मुल्क कर रहा है। WHO ने कह दिया है, UN ने कह दिया है, जिस रूप में ये भयंकर स्थिति बनी है उसका मुकाबला हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं चाहूँगा माननीय नेता प्रतिपक्ष का विशेष हो कि माननीय नरेगा के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसको कांग्रेस का स्मारक बता दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद में वो बंद नहीं कर पा रही योजना। कानून बना करके अधिकार दिया गया देश के लोगों को, गरीबों को, आप अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो मजदूरी ले सकते हो। क्रांतिकारी काम हुआ है। अब इसमें अगर अक्टूबर से पेमेंट नहीं हो मजदूरों का, आप सोच सकते हो क्या की स्थिति होगी। और ये मैं पहले आगे बता चुका हूँ, 1,000 करोड़ से 1,600 करोड़ के करीब ये भुगतान बकाया अभी तक। कम से कम इस ऐसी बातों में आप पत्र भी लिख सकते हैं केंद्र सरकार को। मैंने भी लिखे प्राइम मिनिस्टर को पत्र। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर कॉमन कॉज हम लोगों के, उसमें भी नई शुरुआत पैर कर सकते हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 7 संकल्प पेश किए थे किसान मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, जवान के लिए। तो अब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन सबको हम लोग चाहेंगे कि किस प्रकार निभाएं हम लोग। और महिलाओं के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000 के अंदर मैं मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, तब हमने महिला नीति बनाई थी उस वक्त में। अब वापस हम लोगों ने महिला कल्याण नीति बनाने जा रहे हैं और महिला नीति 2000 बनने के बाद पहली नीति बन रही है। राज्य महिला नीति प्रारूप तैयार हो गया है। इसमें महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका, आवास, आश्रय, संपत्तियों का स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता जैसे आयामों को शामिल किया गया है। क्योंकि राजीव गांधी ने जो 73-74 अमेंडमेंट किए थे वो क्रांतिकारी काम था। उसके पहले ना सरपंच, ना वार्ड पर, ना प्रमुख प्रधान कुछ बन नहीं सकती महिलाएं, ना मेयर बन सकती, ना पार्षद बन सकती। आज कितनी बड़ी तादाद में वो महिलाएं आती, 33% में। कितना बड़ा क्रांतिकारी काम हो गया है। मैं समझता हूँ कि इसलिए महिलाओं की नीति हमेशा बनी रहे और क्या हम लोग प्रोग्रेसिव नीति बनाए जिससे कि और महिलाएं सशक्त बन सके। मेरा निवेदन आपसे है। दिव्यांगों के लिए हम लोगों ने 3 से 4% किया आरक्षण। अल्पसंख्यकों के लिए मदरसा बोर्ड बनाया था, पिछली बार हम लोगों ने 2003 के अंदर बनाया था।
अब उसको हम चाहते हैं कि और मजबूत किया जा रहा है, उसको पर्याप्त सहायता देने की बात है, क्योंकि जिसके कारण केंद्र से और राज्य सरकार की जो स्कीम होती है उनका लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सहायता उनको मिले और राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम जल्दी उसको कार्य रूप दे सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर हम लोगों ने कुछ फैसले किए थे। एक योजना लागू करना चाहते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री नीर योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ता जिनकी मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम है, उन उपभोक्ताओं का वाटर मीटर चालू होने की स्थिति में जल शुल्क माफ रहेगा। उस घोषणा के क्रियान्वयन हेतु, ये मैंने पहले घोषणा कर चुका हूँ, उस घोषणा के क्रियान्वयन हेतु घरेलू उपभोक्ताओं के खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा। प्रथम चरण में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में खराब पड़े लगभग 10 लाख वाटर मीटर आगामी 3 वर्षों में बदले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री नीर योजना के तहत ग्रामीण राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि चरण माध्यम से 55 LP सीरीज पेयजल। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी कैनाल योजना का 70 दिन की नहरबंदी सबके सामने है और किसानों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, चीज़ कम हो, और हम लोगों ने जो प्रयास किए इस बार उस कारण जैसलमेर टेल एंड तक पानी पहुंचाया गया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब से चर्चा हुई थी। पंजाब और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग का काम नवंबर 19 में शुरू कर दिया गया है। सरहिंद फीडर की लगभग 16.67 किलोमीटर लंबाई में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस MOU से के कार्यों के साथ साथ इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की रीलाइनिंग का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। प्रदूषित पानी आ रहा है, उसको रोकने के लिए हमने उनसे बातचीत करी है। तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने वादा भी किया कि हम जल्दी इस काम को आगे कर रहे हैं वहाँ पर पंजाब में, जिससे कि पानी आना प्रदूषित बंद हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह हम लोगों ने कॉलेज के अंदर कोचिंग क्लासेस करीब 54,000 छात्रों का पंजीयन हुआ है। इस काम को हम लोग बड़े रूप में करना चाहते हैं, इसलिए कॉलेजों को जाल बिछाया जा रहा है, रास्ता में बिछाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि शिक्षा का जो महत्व है ज़िंदगी के अंदर, नॉलेज इज पावर, वो आज ज़माना वो आ गया है, IT का ज़माना है, उसी रूप में चल रहे हैं। राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु पुरस्कार जो छात्रवृत्ति 31,000 से बढ़ा करके 51,000, माध्यमिक बढ़ाकर 31,000, जिला स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी 11,000 रुपये की गई है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में नई नागरिक उड़ीन नीति बनाई जा रही है। फ्लाइंग क्लब शुरू किया जा रहा है, जैसे कि नौजवानों को चांस मिल सके पायलट बनने का। इन नीति के अंतर्गत राज्य के स्वामित्व की 19 हवाई पट्टी हमारे पास में है, उसका उपयोग हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर अपराध जो है, इसके लिए हमने SOG के अंदर एक ग्रुप बनाया है और प्रत्येक जिले के अंदर एक नोडल साइबर थाना बनाया गया है, क्योंकि इसमें इसका क्रांति भी है। जो राजीव गांधी का सपना था, उसी रूप में आज हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, रिवॉल्यूशन हो गया है, ज्ञान का भंडार है, परंतु मोदी जी का उनके साथियों का वो अलग बात है। भयंकर मीडिया का उपयोग हो रहा है। वल्गर, पॉर्न, मिस इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। आप बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो स्थिति है, सतीश पूनिया जी ने इसको उठाया भी था, साइबर अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त करी थी। मुझे खुशी है कि आपने इस पर ध्यान दिलाया। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश स्तर पर जो मैंने कहा एक ग्रुप बनाया गया है और SP लेवल के आदमी को उसमें लगाया गया। मैं चाहूँगा कि इसमें तमाम सदस्य इसमें थोड़ा ध्यान रखें और हम लोग इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। स्कूल कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पोटाश जो है खाद में काम आता है, पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ में और बीकानेर साइड में है। अभी हमने भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका नाम है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके साथ में हमने
एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है और हम जल्दी चाहेंगे कि इसके माध्यम से इस काम को हाथ में लिया जाए, जिससे कि एक्सप्लोरेशन हो सके और खनिज का पता लग गया। मैं समझता हूँ कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। आज 100% इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो रुक जाएगा। इस दिशा में राजस्थान पहल करना चाहता है। सौर ऊर्जा के अंदर भी 8,500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 105 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के पंजीयन कराए जा चुके हैं। नवीन सौर ऊर्जा नीति 19 और राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 19 लागू की जा चुकी है। इसका पूरे राजस्थान में अच्छा इसका वेलकम हुआ है। हमारी चाहे इंडस्ट्री नीति हो, चाहे सोलर नीति हो, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सरकार शीघ्र एक इसमें सोलर को लेकर कॉन्फ्रेंस करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे लोगों ने एक थार नाम से योजना लागू की है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन राजस्थान। ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम साबित होगा, जिसके बाद हम चाहेंगे कृषि क्षेत्र में नए निवेश को लाना, खेती में लागत को कम करना एवं किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन करना, कृषि में सूचना आईटी को बढ़ावा देना और राज्य कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के अंतर्गत देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाना। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शुरू करेंगे, कभी न कभी हम लोग इसमें कामयाब होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल जोन जो बन रहा है बहुत शानदार, पचपदरा के अंदर पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन्स, ये खाली देश में 3 जगह हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पारादीप, तमिलनाडु में। चौथा बनेगा देश में पचपदरा बाड़मेर के अंदर बनेगा। इस बात की हम सबको खुशी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके उपनेता बार बार कहते हैं कि घोषणा घोषणा घोषणा, कि आपको कुछ परहेज है, आपको कुछ इसमें सुझाव आप दिए नहीं होंगे। आप सुझाव इसलिए देते हैं, ये सरकार वसुंधरा ये नहीं है, ये सरकार अशोक गहलोत की है। ये नहीं है सरकार बंदे काम बंद कर दो पुरानी सरकार के साथ। हमने सब काम आपके चालू रखे हैं, कोई बंद नहीं करेंगे। हम ईस्टर्न कैनाल भी चालू करेंगे, टॉप पार्टी देंगे हम आपको। हम वो सरकार वाले नहीं है जो बुलाती नहीं थी हमारे मेंबरों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रोग्राम में अभी तो आपके आदेश से सर्कुलर निकाल रहे हैं, सम्मान मिलना चाहिए। सरकारी फंक्शन होता है, उसमें प्रतिपक्ष का एमएलए आके बैठे तो खुशी होती है हमें। तो आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी एमएलए कांग्रेस बैठाना स्वीकार नहीं किया। वो आप लोग हो जो बैठे हो, आप लोग ऐसा माहौल बना दिया। हमारा एमएलए आके जाके बैठ नहीं सकता था, ऐसे आप वहाँ पे माहौल बनाए रखते थे आप। हम वो नहीं करते। हम चाहते हैं आप हर बीजेपी का एमएलए, बाकी पार्टी हमारे साथी हैं, आए बैठे, आपका बराबरी का सम्मान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। ये सरकार है, ये सरकार कोई कांग्रेस का कोई पार्टी का फंक्शन थोड़ी है जो मैं आपको हम लोग नहीं बुलाए वहाँ। आप आइए, आपका स्वागत है। पर आपने हमेशा ऐसे काम किया, इसीलिए आप लोग कुछ लोग लिख के देते हैं अपने सुझाव, और कुछ लोग चाहते हैं पता नहीं क्या होगा उनका, पता नहीं क्या होगा। अब मैं कुछ जो आपकी भावना उसके अनुसार कुछ मैं जो हमारे भारत माननीय सदस्य ने बहुत ज़्यादा उत्साह प्रकट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार का सहयोग जो इस बार हमें तकलीफ हुई है, आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सबके मेहनत से, और नेता प्रतिपक्ष महोदय आप और आपके वरिष्ठ साथियों के सहयोग से हम जरूर ऐसा माहौल बनाएंगे देश के अंदर और केंद्र सरकार में, जैसे इस बार हमें तकलीफ नहीं आए। इस बार तकलीफ नहीं आए तो हम चाहेंगे कि हम जम कर के आपकी सेवा करें पूरे प्रदेश की, और जो वादे हम कर रहे हैं वो ज़्यादा पूरे निभाएं। उसका आपका सहयोग भी हमें चाहिए। हम सहयोग बार बार मांग रहे हैं, उसका मतलब होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कुछ घोषणाएं करना चाहता हूँ। घोषणाएं हैं
गत फरवरी में हमने 50 राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की थी, जिसका प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी स्वागत हुआ था। हम शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहते हैं, ये हमारा सपना है। नेता उपनेता समझ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात को? सपना है। कुछ मान्य सदस्यों ने मुझे और भी महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैंने तय किया है इस वर्ष छोटी सरवण, गागर तलाई बांसवाड़ा, मालाखेड़ा कठुमर रामगढ़ अलवर, देशनोक बीकानेर, हिंडोली बूंदी, सावर बिनाय अजमेर, बनियारा जैसलमेर, पाटोदी गड्ढा रोड सिंदरी संदड़ी सैडवा बाड़मेर, राणावास बगरू कोटखावदा जयपुर, चिड़ावा सूरजगढ़ झुंझुनू, मलार डूंगर सवाई माधोपुर, गंगापुर भीलवाड़ा, सरमथुरा एवं बसई नवाब धौलपुर, राजलदे से चूरू, सीकर एवं रूपा भरतपुर, नागर अजावतान मीणा हाईकोर्ट, मीणा हाईकोर्ट, दौसा गंगला चित्तौड़गढ़, माचलपुर करौली, कुड़ी भक्तासनी लोहावट जोधपुर, मकराना नागौर, लोसर फतेहपुर सीकर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे जिन जगहों पर एमएलए फंड, एमपी फंड, सीएसआर, भामाशाह के सहयोग से कई मान्य सदस्यों ने मुझे कहा है हमारे वहाँ भवन निर्माण कराने के लिए लोग तैयार हैं, तो ऐसे जहाँ पर लोग आगे आएंगे, निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ पर प्राथमिकता दे दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कई लोगों ने मांग करी है। बायतू बाड़मेर, नवलगढ़ बाड़पुर भीलवाड़ा, बाड़ी धौलपुर, तिजारा अलवर, बालेश्वर जोधपुर, कन्या महाविद्यालय बाड़मेर, कन्या महाविद्यालय धौलपुर, कन्या महाविद्यालय बालोतरा का स्नातक से पीजी में कमोन्वेल्थ एवं साथ ही संस्कृत महाविद्यालय दौसा को आचार्य स्तर पर कमोन्वेल्थ करने की घोषणा करता हूँ। कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नए विषय की बात की गई है। नवीन महाविद्यालयों के साथ साथ राजकीय महाविद्यालय कोला तो बर्जू में साइंस और कॉमर्स, राजकीय पीजी महाविद्यालय जैतारण पाली में साइंस, शिवगंज सिरोही में स्नातक स्तर पर ड्राइंग, म्यूजियम में होमवर्क्स, थानागाजी अलवर में पीजी स्तर पर केमिस्ट्री पर राजनीति विज्ञान, रायपुर भीलवाड़ा में कॉमर्स, बाड़ी में साइंस में मैथ्स, जमा रामगढ़ में साइंस में कॉमर्स, लूनी में साइंस, कन्या महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातक स्तर पर होम साइंस में पीजी स्तर पर हिंदी साहित्य, एसबीके महाविद्यालय जैसलमेर में स्नातक स्तर पर लोक प्रशासन और संस्कृत में पीजी स्तर पर वनस्पति शास्त्र, नावा में कॉमर्स, ओशिया में पीजी स्तर पर केमिस्ट्री, सागवाड़ा डूंगरपुर साइंस में कॉमर्स, निवाई टोंक में साइंस, राजकीय महाविद्यालय भीम राजसमंद में साइंस और कॉमर्स संकाय खोलने की घोषणा करता हूँ। शिक्षा विभाग की भांति अब राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में भी कार्यरत शिक्षकों के लिए बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन हेतु सम्मान समारोह आयोजित कर उच्च शिक्षा शिक्षक सम्मान प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मान्य सदस्यों ने सरकारी विद्यालयों में चल रही दुग्ध वितरण योजना में कई खामियों तथा यथा सही वितरण नहीं हो पाने, शिक्षकों पर शिक्षण कार्य के अलावा अनावश्यक दबाव और भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों पर अपनी बात मुझ तक पहुँचाई है। शिक्षकों पर वैसे भी जनगणना, चुनावों, मिड डे मील इत्यादि का कार्यभार रहता है। ये देखा गया है कई बार दूध बच्चों तक पहुँचता ही नहीं है, मिलावटी दूध की भी शिकायतें हैं, जिस स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसे देखते हुए इस योजना का नए सिरे से समग्र रिव्यू करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी पोषाहार व मिड डे मील योजना भी दुग्ध वितरण योजना की तरह ही, जिसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पिछली बार कहा था, अव्यवस्था का शिकार है। योजना भी दुग्ध वितरण योजना की तरह अव्यवस्था का शिकार है। सामान्यतः बच्चे ये पोषाहार खाते भी नहीं हैं, जिससे पोषण देने का उद्देश्य भी असफल हो जाता है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को मद्देनजर इन तीनों योजनाओं का मूल्यांकन करवाया जाएगा। ये स्वयं सहायता समूह के नाम पर निजी लोगों द्वारा योजना में दखल की जांच करवाई जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के निम्न विद्यालयों में आगामी सत्र से नवीन संकाय खोले जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंगारी व किशोरी थानागाजी, तिलवाड़ा राजगढ़ जिला अलवर में विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर बिरवाड़ा में कृषि, दत्तवास वनस्थली पीपलू एवं सोहेला जिला टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर वाणिज्य, राजस्थान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बोली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मित्रपुरा पिपलखेड़ा जिला सवाई माधोपुर विज्ञान। राज्य में वर्षों से शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, मदरसा टीचर्स संविदा पर कार्यरत थे। इनके द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं की उपयुक्तता के मद्देनजर इनके मानदेय में 1 अप्रैल 2020 से 15% की बढ़ोतरी की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में लगभग 26,000 पंचायत सहायक कार्यरत है। 26,000 पंचायत सहायक कार्यरत है। इनके द्वारा पंचायत स्तर पर विद्यालय संबंधी लिपि के कार्य किया जा रहा है। इनकी सेवाओं की आवश्यकताओं के मद्देनजर इनकी वार्षिक अनुबंध के लिए बढ़ाई जाती है। राज्य के मदरसों में विद्यार्थी की भांति विद्यार्थी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे राजस्थान मदरसा बोर्ड के पंजीकृत 3,248 मदरसों में अध्ययनरत लगभग 2 लाख विद्यार्थी कवर होंगे। उर्जा माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्राम बड़ा, ग्राम बराना, ग्राम पटना बाड़ा, ग्राम छोटाना जयपुर, तुर्किया टोंक, साकड़ों का खेड़ा चित्तौड़गढ़ में 33 kV के सभी स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। साथ ही रायपुर, भीलवाड़ा एवं अंता बारा के विद्युत ग्रिड को आवश्यकता अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन नगर पालिका गठन पर जनगणना कार्यों के कारण अभी रोक लगी है। माननीय सदस्यों की मांगों को देखते हुए यह रोक हटते ही सिकरी भरतपुर, सरमथुरा एवं बसेड़ी धौलपुर, अटरू बारा, पावटा जयपुर, सुल्तानपुर कोटा, सपोटरा आगामी वित्त वर्ष में सपोटरा करौली, लक्ष्मणगढ़ अलवर, जावाल शिरोई में नवीन नगर पालिकाओं गठन हेतु कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार की अन्नपूर्णा योजना अच्छी योजना है, किंतु जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मिल रहा पाता है, परंतु इसे जिस रूप में बनाया गया था उसमें गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। अभी ठीक करने के लिए अलग से कार्य की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्त वर्ष में मैं पोखरण, जैसलमेर, बिसाऊ एवं खेतड़ी, झुंझुनू, छेड़वा, बाड़मेर, वजीरपुर, सवाई माधोपुर एवं नवा नागौर में नवीन कृषि उपज मंडियाँ खोलने की घोषणा करता हूँ। साथ ही सपोटरा, करौली, लवान, दौसा एवं बेजूपाड़ा दौसा में गौर मंडियों की स्थापना की जाएगी। श्री गंगानगर में वर्तमान चल रहे कृषि अनुसंधान केंद्र में भूमि, भवन, कृषि संबंधी यंत्र, लैब की उपलब्धता को देखते हुए इसके राजकीय कृषि महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों, विशेष योगजनों, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, पालनहार योजना में लाभान्वित वर्गों, अन्य वर्गों BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवारों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर शिव राशि उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में संचालित सहयोग एवं उपहार योजनाओं को समाहित करते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान हथलवा योजना चलाई जाएगी, जिसमें विवाह पर दी जाने वाली सभी राशियों को समान कर 31,000 रुपये दिए जाएंगे और यदि कन्या 10वीं पास है तो 41,000 और स्नातक है तो 51,000 दिए जाएंगे। उक्त योजना वर्तमान में विवाह के पश्चात सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब इस योजना में विवाह से पूर्व 50% राशि, विवाह के पश्चात 50% राशि दी जाएगी। राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित तीनों श्रेणियों के विषय विद्यालय तथा मानसिक दिव्यांग, मूकबधिर एवं दृष्टिबाधित के साथ साथ मानसिक विबंधित पुनर्वास गृह में बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इसमें कार्यरत सभी कार्मिकों के मानदेय में 25% की वृद्धि की मैं घोषणा करता हूँ। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा एवं नंदवाई में नवीन देवनारायण छात्रावास बनाए जाएंगे। MBA, MBC की छात्राओं को उच्च शिक्षा सुलभ करवाने के लिए जयपुर जिले में कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास हेतु बांसवाड़ा जिले में स्थित आस्था स्थल मानगढ़ धाम के विकास के लिए मानगढ़ धाम विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लंबे समय से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें
आईजीएनपी परिवहन माही नर्मदा बिजलपुर मुख्य है। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में ली जा रही है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसको भी हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से इसको टॉप प्रायोरिटी देंगे। जैसा कि मैं बैल बार में कर चुका हूँ, जिक्र कर चुका हूँ, पेयजल के लिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में उसका मैं आपको कह चुका हूँ 50% की राशि बहुत अधिक है, इसलिए 90% राशि तक बढ़ाई जाए। इसमें हम केंद्र सरकार से लगातार प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में स्थित जवाई बांध पाली, जालौर एवं सिरोही जिलों के पेयजल एवं सिंचाई का मुख्य स्रोत है। जवाई बांध में पानी की कमी को पूरा करने के लिए उदयपुर जिले के सही बांध से अधिशेष जल को टनल के माध्यम से जवाई बांध में पहुँचाया जाता है। इसके उपरांत भी बांध में पानी कमी रहती है एवं सही बांध से अधिशेष पानी बहकर गुजरात चला जाता है। इस पानी को जवाई बांध में पहुँचाने के लिए पूर्व में निर्मित टनल की रीमॉडलिंग कर प्रवाह क्षमता बढ़ाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कुल 100 करोड़ रुपये की परियोजना प्रारंभ की जाएगी। इस हेतु वर्ष 2021 में 15 करोड़ रुपये के प्रावधान प्रस्तावित है। सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए धौलपुर जिले में चंबल नदी पर काली तीर परियोजना की DPR बनाई जाएगी। इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस परियोजना ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी के सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बांसवाड़ा जिले की जलदा माइनर के निर्माण के लिए DPR बनाई जाएगी। थोड़ा जिले में काली सिंध नदी पर बने हरिपुरा मांझी एडिकेट की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में पणियारा नाका महिपालपुर एनीकट के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। डूंगरपुर जिले में ब्लॉक जोथरी, ब्लॉक गोड़िया का नाका नहर मरम्मत व ब्लॉक चीखली के अम्बाकुआ बांध पाइपलाइन के सुदृढ़ीकरण की DPR बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राज्य में जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार कुछ सड़कें जो कि सर्वाधिक क्षतिग्रस्त थी उसका सर्वे करवा के जो नाम आए थे उसको मैंने घोषणा की थी। बाकी बची हुई सड़कें जो है उसको मैं माननीय अभी घोषित करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा कोटड़ी पंडेर सावर सड़क 13.6 किलोमीटर 13 करोड़। धौलपुर जिले में सरमथरा जीरी सड़क 20 किलोमीटर 10 करोड़। फतेहपुर चूरू तारानगर सावा नौर थालड़का मुंडा हनुमानगढ़ गंगानगर सड़क 38 किलोमीटर 25 करोड़। जैसलमेर से जिंजियाली सड़क 42 किलोमीटर 23 करोड़। जालौर जिले में बागरा नारायणाबाद धवला लेटा सड़क 12 किलोमीटर। झुंझुनू जिले में बड़ा गांव चनाना जसरापुर निजामपुर मोड़ सड़क 35 किलोमीटर 40 करोड़। करौली जिले में नादोती श्री महावीर जी खेड़ा सड़क 31 किलोमीटर 35 करोड़। नागौर जिले में परबेश्वर हरसोर डुडियन सड़क 57 किलोमीटर 34 करोड़। पाली जिले में ममास प्याउक से खारड़ा महावर जंक्शन विधानसभा क्षेत्र 27 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन सोरित रोड पर रेलवे अंडरपास का निर्माण 25 करोड़ और 4.36 करोड़। गंगानगर हनुमानगढ़ सड़क 17 किलोमीटर 25 करोड़। उदयपुर जिले में देवला से कोटड़ा सड़क 50 किलोमीटर 14 करोड़। अलवर में स्टेट हाईवे 35 महुआ मंडावर गढ़ी सवाईराम लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ सड़क 35 करोड़। बाड़मेर में शास्त्रीनगर रेलवे फाटक LT 327 पर RUB 3 करोड़। अजमेर जिले में किशनगढ़ आगरा धौलपुर लाइन पर बरेटा अंडरपास में पोसालिया राडबर लेन सड़क का निर्माण 10 करोड़। बीकानेर जिले की गोडू बज्जू कोलार सिंह जज्जू स्टेट हाईवे 87A सड़क का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत 20 करोड़। ऋषभदेव मंदिर परिसर के आसपास सड़क का निर्माण 2 करोड़। बाड़मेर जिले के जैतानी से गागरिया रोड को GREF से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी अजमेर एवं देवरी टाउन के बीच निगड़िया पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड बनाई जाएगी। इसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपए के प्रावधान प्रस्तावित है। कोतपुतली व नारेड़ा तक बाईपास बनाने के लिए DPR बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 2021 में 55 लीटर प्रतिदिन प्रति सेवा स्तर से घर घर पेयजल कनेक्शन से लाभान्वित करने के लिए 5,320 गाँव में 7,179
जाने के लिए निम्न परियोजनाओं को 25 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करवाई जाएगी, जिससे कि जल मिशन जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लगभग 15,000 करोड़ की लागत की इन परियोजनाओं से प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 48 लाख अभिकल्पित आबादी को घर घर पेयजल से लाभान्वित करने के कार्य हाथ में लिए जा सकेंगे। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पार्ट ए एवं डी, अट्टू शेरगढ़ नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजना जिला बारां, राजगढ़ पेयजल परियोजना जिला झालावाड़, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर, रतनगढ़ सुजानगढ़ पेयजल परियोजना जिला चूरू, एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी पेयजल परियोजना जिला झुंझुनू, बिशनपुर केकड़ी पेयजल सिस्टम का पुनरुद्धार में केकड़ी सरवार परियोजना का संवर्धन जिला अजमेर, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आधारित कानसिंगी सीट मंडोर परियोजना पीरवा सदड़ी जमेश्वर नगर तथा मानकलाव दहीजल परियोजना जिला जोधपुर, चंबल भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना के अंतर्गत गाँवों में ढाणियों में आंतरिक पेयजल वितरण प्रणाली विकसित करने का कार्य जिला भीलवाड़ा, हरदोई संभाग के 3 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्रों 12 अट्टू छबड़ा किशनगंज अंता सांगोद पीपलदा खानपुर मनोर थाना के 1012 गाँव की परवन पेयजल परियोजना, नौनेरा बैराज से कोटा बूंदी एवं बारा जिले के 752 गाँवों में 4 कस्बों की पेयजल परियोजना, चंबल धौलपुर भरतपुर वृद्ध पेयजल परियोजना फेज प्रथम पार्ट प्रथम व द्वितीय के अंतर्गत धौलपुर जिले की तहसील धौलपुर व सेपव के 6 गाँव तथा भरतपुर जिले की तहसील रूपवार कुंबेर कामा पहाड़ी डीग नगर भरतपुर के 945 गाँव की पेयजल परियोजना एवं धौलपुर जिले की बछेड़ी थलमुत्रा तहसील के 84 गाँव की पार्वती बांध आधारित परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज तृतीय आधारित 1,458 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना हमारे द्वारा पूर्व में घोषित की गई थी। इस परियोजना के लिए जायका से ऋण लेने हेतु हाल ही में हमारे द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे। इस योजना के लिए सन 2020-21 में 150 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। जयपुर जिले के बगरू क्षेत्र की ग्राम पंचायतों नगर पालिका बगरू को बिशनपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान 50 लाख का प्रावधान प्रभावित है। डूंगरपुर प्रस्तावित है। डूंगरपुर जिले में कड़ाना बांध के बैक वाटर से 84 विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति चिकली चिमनवाड़ा और जोथरी के समस्त गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर तैयार कराई जाएगी। अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे की जल जल योजना के नवीनीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में राजकीय अस्पताल उज्जैन नगर मुख्यालय भरतपुर बीजवाड़ा नागौर पलछाना सीकर CHC नेवाई टोंक मलाना चौड़ सवाई माधोपुर नौर हनुमानगढ़ एवं CHC कोटू आज के कस्बा खेड़तल में सेटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। राज्य के राजकीय चिकित्सालयों की क्षमता वृद्धि के लिए हमने पिछले बजट में इस बजट में 1,000 बेड की बढ़ोतरी की थी, कुल 2,000 बेड। इनके अंतर्गत निम्न अस्पतालों में बेड वृद्धि की जाएगी। सुजानगढ़ चूरू चिकित्सालय में 100 से 150 बेड, नौर हनुमानगढ़ राजस्थान चिकित्सालय में 50 से 100 बेड, बाड़ी धौलपुर सामान्य अस्पताल में 150 से 200 बेड, CHC 50 मंडराल में टोडा बी में कोरली में 50 से 100, निवाई टोंक में 50 से 100, इटावा कोटा में 30 से 50, CHC कामा में भरतपुर में 50 से 100, CHC बिदास चूरू में 30 से 50, CHC डूंगरा छोटा बांसवाड़ा में 30 से 50 से 100, CHC जोजावर पाली में 30 से 50, CHC गगरार चित्तौड़ में 50 से 75, CHC डेगाना में नागौर में 30 से 100, CHC बिलाड़ा जोधपुर में 75 से 100, CHC सलूमबाई उदयपुर में 100 से 150 बेड, सादुलपुर शहर गंगानगर राजस्थान स्वास्थ्य केंद्र में 30 से 50, रेफरल अस्पताल छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में 30 से 50 बेड, किशनगंज 12 के चिकित्सालय में 30 से 50 बेड। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोक्लियर इम्प्लांट जो है मुख बधिर बच्चों के लिए साबित हुआ है। इसको सरकार ने बहुत पसंद दिया है और बहुत खुशी है। भारत सरकार ने भी इस
इस कोकलेट प्लांट लगाने के लिए एक अभियान चलाया है। मैं यहाँ पे घोषणा करना चाहूँगा क्योंकि अल्प आयु वर्ग के मूकबधिर बच्चों के लिए पूर्व कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोकलेट इम्प्लांट शुरू किए गए थे। कोष से अब तक 1000 लाभान्वितों को लगभग 50 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इम्प्लांट के रखरखाव का व्यय अधिक होने के कारण पीड़ित बच्चों के परिजन आर्थिक भार उठाने में असमर्थ हैं। बीपीएल सहित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की आयु 18 वर्ष होने तक इम्प्लांट के रखरखाव पर होने वाली वार्षिक खर्च का 75% अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक प्रतिवर्ष सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की मैं घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों की मांगों को देखते हुए सुजानगढ़, चूरू, दूदू, जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, भिवाड़ी, अलवर एवं कुचामन सिटी, नागौर में नवीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के गठन की कार्रवाई की जाएगी। आगामी वर्ष प्रदेश में खंडेला, सीकर, नीमराणा, अलवर, छत्तीसगढ़, बीकानेर, करोड़ा, भीलवाड़ा में मुंसिफ कोर्ट खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त फागी, जयपुर के मुंसिफ कोर्ट को ACJM कोर्ट में क्रमबद्ध किया जाएगा। चिकराय जिला दौसा में नवीन अपर जिला एवं शासन न्यायाधीश की स्थापना की जाएगी। माननीय विधायक चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, उन्हें यथोचित सम्मान मिले, ये बात मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय कह चुका हूँ। उसके लिए मैं परिपत्र जारी करती हूँ। राज्य सरकार प्रदेश में संचालित केंद्र परिवर्तित योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य योजनाओं की आवश्यकता उपयोगिता को ध्यान रखते हुए समान प्रगति योजनाओं को मर्ज किए जाने, अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किए जाने, क्रियान्वयन में सुगमता, लाभार्थियों के लाभ का दोहराव रोकने, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस हेतु में राज्य में संचालित योजनाओं के रेशनलाइजेशन एवं प्रायोरिटाइजेशन के लिए अधिकारी समूह गठन की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष में करीब 1200 से अधिक योजनाएं हैं। हम चाहेंगे उनको मर्ज करके कैसे अधिक से अधिक उसका उपयोग हो सके। उदयपुर जिले में ऋषभदेव मंदिर के विकास के लिए 1 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। सदाशहर, चूरू, भादरा, हनुमानगढ़, करेड़ा, भीलवाड़ा, साधुशहर, श्री गंगानगर, मडावा, झुंझुनू, नलवाई, भरतपुर एवं कटुमर अलवर में ITI स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एवं इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। राज्य में राज्य खेलों के सफलतापूर्वक आयोजन से खेलों के प्रति एक सकारात्मक माहौल बना है। नियोजित राजस्थान के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए खेल गतिविधियाँ अहम हैं। देखते हुए पोखरण, जैसलमेर, बायतू, बाड़मेर, परशुरामपुरा, झुंझुनू, नागौर, तारानगर, चूरू, निवाई, टोंक नगर, पहाड़ी, नलवई, भरतपुर, भिवाड़ी, अलवर, लक्ष्मणगढ़, नीमका, हना, सीकर, कपूरी, रायपुर, पाली एवं लूणी, मथानिया, जोधपुर में स्टेडियम तो नौर, बिहाड़ी, हनुमानगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। जिन जगहों पर MLA लेड, MP लेड, CSR वामासाथ सहयोग करेंगे वहाँ पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक स्टेडियम के लिए 25 लाख रुपये देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण को कम करने के लिए, मातृत्व पोषण को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार सदैव का संकल्प है। अतः TSP क्षेत्र के 4 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में पायलट बेसिस पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय संतान के जन्म पर उसकी माता को 6000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस से राज्य के पर्यटन में उद्योग पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि विदेशी पर्यटकों का आवागमन में भारी कमी आई है। इससे पर्यटन इकाइयों पर दबाव पड़ा है। इन पर्यटन इकाइयों को तत्कालीन राहत प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के होटलों और रेस्टोरेंट पर लगने वाले आबकारी शुल्क में 10% की कमी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण जयपुर, जोधपुर, कोटा संबंधी हमारे कई प्रस्ताव रुक गए हैं क्योंकि मैं चाहता जामडोली में, कंवर नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर में महाविद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ी, मीणा, बगराना, जयपुर में नवीन संकाय खोलना चाहते थे। इसको हम आगे देखते हैं। माने इसी शब्दों के साथ मैं तमाम पक्ष विपक्ष सदस्यों को धन्यवाद करता हूँ। इसको पास किया जाए। राजस्थान विनियोग 20 प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2020 को पारित किया जाए। तो पक्ष में वो आ गए, तो विपक्ष में वो ना आ गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2020 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2020 प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2020 को पारित किया जाए। जो